नमस्ते दोस्तों। अवेयरनेस फॉर यूथ विद डॉक्टर देवेंद्र सरकार में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सॉफ्ट इन्फेशन। और ये वाला चीज़ जो है ये हम लोग सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट करेंगे, ना कि हम लोग कोई मिलिट्री इन्फेशन या फिर बायोलॉजिकल इन्फेशन जो कि कैंसर के केस में होता है या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ के केस में होता है, उस चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला वीडियो बनाते हुए मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके करेंटली रिलेवेंट कोई भी जाति या संप्रदाय या फिर धार्मिक ग्रुप को मेंशन ना करते हुए ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हिस्टोरिकली अगर कोई इवेंट हो चुका है जिसके ऑलरेडी हम लोगों के पास परिचय है, तो मैं वहाँ पे कोई कम्युनिटी का नाम ले सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर कंट्री का नाम ले सकता हूँ। तो इस मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो एक चीज़ है कि पहले समझ लेते हैं कि सॉफ्ट इन्वेशन होता क्या है। सॉफ्ट इन्वेशन वो टाइप का इन्वेशन है जहाँ पे कोई ब्रूटल फ़ोर्स या फिर मिलिटरी फ़ोर्स टाइप का कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे फ़ोर्स ना होने की वजह से पीपल जो है पीपल का सब्जुगेट करने का, उस देश के लोगों को सब्जुगेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे टाइप के कोई फोर्सफुल इन्वेशन होता है तो वहाँ पे तो टिपिकली लोग डर के मारे सब्जुगेट करते हैं। उसके बाद कोई लीडर उभरता है उसी संप्रदाय में से, और फिर वो लोगों को उत्साहित प्रोत्साहित करते हैं कि अपने आज़ादी के लिए लड़े, और फिर जाके वहाँ पे आज़ादी मिलता है। लेकिन सॉफ्ट इन्वेशन के केस में चीज़ें इतना ग्रेजुअल और इतना सॉफ्टली होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि कभी-कभार क्या होता है कि कोई-कोई कम्युनिटी आता है कोई एक एरिया में बिज़नेस करने के लिए, और वो बिज़नेस के थ्रू ही अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहता है। वो अपने वहाँ के जो लोकल जो शासक है उनके साथ अपना तालमेल ऐसा बिठा लेते हैं ताकि बिज़नेस का इन्फ्लुएंस ही इतना बड़ा हो जाए कि वही वाला बिज़नेस कम्युनिटीज़ जो है जो कि बिज़नेस करने आए हैं, वही सरकार के पॉलिसीज़ को डिक्टेट करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो फ़ोर्सफुल कोई इन्वेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा टाइप का चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉलिसीज़ को अपने फ़ेवर में लेना, देश के जो मार्केट है उसको अपने कब्ज़े में ले लेना, ऐसे टाइप के फिनोमिनन्स होते हैं। एक और एक टाइप का इन्वेशन होता है जिसमें आप सोच सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल इन्वेशन। इंटेलेक्चुअल इन्वेशन कब होता है? जब कोई एक देश का पॉपुलेशन कम होता है और वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टैलेंट का ज़रूरत है उस देश का इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए। तो सरकार इमिग्रेशंस को अलाउ करते हैं जहाँ पे वो लोग लोगों का जाँच परख करके विदेश से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने देश में आके बसने के लिए, काम करने के लिए, और उसके रिटर्न में उन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ऐसे टाइप के फिनोमेनन पिछले जो शतक है उसमें 1970s 1980s में बहुत सारा हुआ है, जहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोग विदेश के एंड स्पेसिफिकली यूरोप एंड यूएस के काफ़ी सारे लोकेशंस पे गए हैं। वहाँ पे आराम से बैठ के अपना मिडिल क्लास लाइफ लीड किया है, अपने वंश को बढ़ाया है वहाँ पे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, कल्चरली कंट्रीब्यूट किया है, खाना-वाना का कल्चर जो है उसको स्प्रेड किया है। बहुत ही अच्छा तरीके से है, एंड कहीं-कहीं पे बहुत ही कोमल तरीके से अपने धर्म के बारे में भी प्रवचन एक तरीके का किया है, या फिर वो लोग कोई प्रचार नहीं किया है, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ अपने कम्युनिटी के लिए एक मंदिर या कुछ मस्जिद, दरगाह कुछ भी हो बना दिया है। ये वाला एक सिचुएशन गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला सॉफ्ट इन्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल इंटरैक्शन है जहाँ से दोनों कम्युनिटी ही एक दूसरे का यू नो हेल्प करते आ रहे हैं। तो इसके वजह से मतलब जो कंट्री से लोग गए और जिस कंट्री में लोग आके रहे, उन दोनों का ही फ़ायदा हुआ। ऐसे एंड ऐसे केसेस में धीरे-धीरे आपको दिखाई देगा कि इन सारे जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी सारे लोग जाके पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आपने शायद देखा है कि ऋषि सुनक जी कुछ दिन पहले अपना यूके का प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कमला हैरिस जो हैं वो सेकंड जनरेशन इंडियन हैं यूएस में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रह चुके हैं। रो खन्ना एंड ऐसे टाइप के, इवन विवेक रामास्वामी, ये सब लोग पॉलिटिकली प्रोमिनेंट फिगर्स बन चुके हैं यूएस में।
ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे एक और टाइप का इन्फ्लेशन होता है जो कि सॉफ्ट इन्फ्लेशन के तौर पे ही कंसिडर किया जा सकता है, वो है रिफ्यूजी क्राइसिस के थ्रू जो इमिग्रेशन होता है या फिर माइग्रेंट क्राइसिस तैयार होता है। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू काफ़ी सारे यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो है वो काफ़ी लिबरलाइज्ड हो चुके थे। उन लोगों को समझ में आता था कि वॉर का ड्रेड एंड वॉर का जो खराब जो एंगल है वो उनके अंदर इसके प्रति एक बहुत सहानुभूतिशीलता आया था। और बिकॉज कल्चर में ही एक लिबरल पुश आया था पिछले 50-60 साल में, तो इसके वजह से लोग कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से हट के थोड़ा बहुत लिबरल होते रहे एंड दे बिकम मच मोर एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स अदर कल्चर्स, क्योंकि वो सारे कल्चर आप उस देश में आके बहुत सारे उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उन सारे कल्चर्स के साथ डील करने का वो अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने जैसे कि मैंने बोला कि 70s-80s के दशक में बहुत सारा मास इमिग्रेशन हुआ था जो कि उन देशों को गठन करने के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक सिचुएशन आता है जो कि लास्ट 20-30 साल में हुआ है जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स के सिविल वॉर्स एंड इंटर कंट्री वॉर्स के वजह से बहुत सारे माइग्रेंट्स अपने रिफ्यूजी बन के अपने देश छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं। और वो सारे कंट्रीज में उनको कहीं कहीं पे दया के तौर पे एकदम अच्छे से अपना लिया गया है। एंड कभी कभार ये वाला कॉन्टेक्स्ट में मतलब सीवियर कॉन्टेक्स्ट करके ही कुछ कुछ कंट्रीज़ ने इसको एक्सप्लेन किया था कि हम लोगों को शायद इतने लोग लेना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने दया करके और अब उनके टाइम पे जो लीडर जो सबसे प्रोमिनेंट थे उनके एडवाइस पे एक मातृत्व सुलभ अप्रोच दिखाते हुए लोगों को अपने कंट्रीज़ में लिया था। तो क्या हुआ, इसके वजह से क्या सब कुछ बुरा हुआ? नहीं। फिर भी बहुत सारे लोग उस देश के कल्चर में इंटीग्रेट होने का कोशिश किए। कुछ लोगों ने वहाँ पे जॉब करके वहाँ के इकोनॉमी को में कंट्रीब्यूट किया और ऐसे तरीके से कुछ अच्छा चीज़ें भी होने लगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आया कि कुछ लोग जो कि इनमें से हैं, उन लोगों का एजेंडा कभी ऐसा था नहीं कि वो कोई दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे कल्चरली एंड सोशियो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना चाहते थे। उन लोगों का हमेशा से ही अप्रोच कुछ और था, या फिर शायद इन लोग प्लान करके ही ऐसे टाइप के माइग्रेटरी क्राइसिस या फिर रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट किए थे, ताकि एक तरीके का पॉपुलेशन डिफरेंट कंट्रीज में जाके पहुँचे जो कि ऑलरेडी उदार है, और उनका उदारता का जो फ़ायदा उठाते हुए ये लोग वहाँ पे जाके पहुँचे। और वहाँ पे पहुँच के क्या हुआ कि उनका लक्ष्य ये नहीं था कि वहाँ पे इंटीग्रेट करना है। उनका लक्ष्य ये था कि वहाँ पे जाके अपना एक छोटा-सा कॉलोनी बनाना है, अपना धर्म, अपना कल्चर, अपना वजूद उस चीज़ को लेके उस कंट्री में जाना है। ऐसा नहीं है कि अ, हर कोई ऐसा अप्रोच बहुत ही बुरा होता है, एंड हिस्ट्री जो हम लोगों को सिखाता है कि कुछ-कुछ केसेस में ये वाले अप्रोचेस उतना भी खराब नहीं रहा है हिस्टोरिकली, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये डिसएडवांटेज में डालता है लोकल पॉपुलेशन को। जब लोकल पॉपुलेशन बहुत विथ अ लॉट ऑफ वार्मथ लोगों को वेलकम करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इन लोगों का अप्रोच ठीक ऐसा नहीं है कि ये लोग हम लोगों के साथ घुल-मिलना चाहते हैं। उन लोगों के लिए अप्रोच स्टार्ट इनिशियली होता है कि चलो हम लोग इन लोगों के ऊपर दया दिखा रहे हैं, लेकिन फिर देखा रहा है कि वो लोग आपके ही ऊपर उँगली कर रहे हैं। तो फिर एक राइफ तैयार हो जाता है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, व्हिच लेटर ऑन लीड्स इनटू the almost civil warish condition that these migrants or these refugees actually ran away from their native country. तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा क्यों बना? क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का भूख कभी भी नहीं मिटता। उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो दूसरे कंट्रीज में इसलिए नहीं कि वहाँ पे रिसोर्स अच्छा है, चलो जाके वहाँ पे जाके हम लोग कुछ कर करा के अच्छा कुछ कमा के अपना फ्यूचर को अच्छा करते हैं।
उनका अप्रोच ये है कि नहीं, हम लोगों को दूसरे लोगों को नीचा दिखाना है, हम लोगों को अपना प्राधान्यता एस्टेब्लिश करना है। तो इस चक्कर में एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि हमेशा ही ये वाला नज़रिए से दुनिया को देख देख रहे हैं कि वो कैसे अपने आप का प्राधान्य दूसरे प्रदेशों में एस्टेब्लिश कर पाएँ। और ये चक्कर में क्या हुआ कि ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक डिस्टेबलाइजिंग कंडीशन तैयार कर डालते हैं। तो अभी इसी प्रसंग पे आ जाते हैं कि वेरी रिसेंटली कंजर्वेटिव पार्टीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज क्यों वोट में इलेक्टेड हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस में पावर में आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग इमिग्रेशन को रोकेंगे। लेकिन इमिग्रेशन रोकने का एक फाउंडेशनल पॉइंट ये है कि देयर इज टू कंपोनेंट ऑफ इमिग्रेशन, वन इज द लीगल इमिग्रेशन एंड वन इज इलीगल इमिग्रेशन। अगर आप हम पूरा वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो कंट्रीज है वहाँ पे देखा जाएगा कि इलीगल इमिग्रेशन का तादाद लीगल इमिग्रेशन से कहीं कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रिफ्यूजी के नाम पे आते हैं या फिर पॉलिटिकली परसिक्यूटेड या फिर लाइफ थ्रेट में है, ऐसे करके अपने आप रिफ्यूजी सिटीजनशिप एप्लीकेशन डालते हैं और कभी कभार वो बहुत जल्दी अप्रूव भी हो जाता है कंपेयर टू जो लोग लीगल रूट के थ्रू सिटीजनशिप के लिए चलते हैं, जिनके केस में 5 साल 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट या फिर सिटीजन बनने के लिए। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सरकार को जब रेगुलेट करना पड़ता है, वो लोग शायद ऑन पेपर कोशिश करते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन को घटाने के लिए, लेकिन उनका कॉन्फाउंडिंग फैक्टर यही आ जाता है बिकॉज लोगों के नज़रिए में आता है कि बाहर के लोग आके जॉब खा जा रहे हैं, तब वो लोग ज़्यादातर रोक लगाते हैं लीगल इमिग्रेशन के ऊपर। और इससे जो लोग एक्चुअली इकोनॉमी के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को और कोई अड़चने देके रोक लिया जाता है। और जो लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं या फिर नॉट सो क्वालिफाइड इमिग्रेंट्स है, उन लोगों का बोझ वो कंट्री कैरी करता रहता है, क्योंकि वो लोग कभी भी कैपेबल बने ही नहीं कि वो उस देश के इकोनॉमी या फिर सोशल डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द प्लेस एंड यहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैलेसी भी है। बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करते हैं ताकि उन लोगों को ऐसे नहीं दिखाई दे कि वो लोग इकोनॉमिकली, एथनिकली या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के प्रति इंसेंसिटिव है, तो फिर वो लोग इन सब चीज़ों को होते हुए देख के भी चुपचाप रहते हैं, ताकि उन लोगों का ये जो लिबरल माइंडसेट है उस चीज़ को लोगों को हर्ट नहीं करे। तो ये वाला वो लोग कभी कभार अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज में भी लेके आते हैं, जहाँ पे वो कभी कभार ऐसे कुछ सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ऐसे लेके आते हैं जहाँ पे होमलेस या फिर मतलब ऐसे डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए शॉपलिफ्टिंग करना, कोई रॉबरी करना, इतना ये भी कुछ हद तक लीगलाइज कर देते हैं। एंड दैट इज exactly what is bad about the concept of such sort of liberal policies or side effect of allowing soft invasion। तो यहाँ पे अगर कोई कंट्री को अपना वजूद लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट रखना है, तो उन लोगों को फोकस करना होगा कि कैसे वो लोग इलीगल इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छे से डिड्यूस कर पाए, नंबर 1। नंबर 2 है कि कैसे वो लोग जो लोगों को इंटरनलाइज कर रहे हैं उन लोगों को अपने कल्चर के साथ अबाइड बाई कराते हुए इंटीग्रेट करें। ऑब्वियसली कभी कभार क्या होता है कि सिटीजनशिप देने से पहले बहुत सारे लोगों को लाइफ इन अ पर्टिकुलर कंट्री टाइप का टेस्ट देना पड़ता है। देखा जाता है कि भाई आपका ओवरऑल आउटलुक जो है उस देश के साथ अलाइन हुआ है कि नहीं। लेकिन ये सब लीगल माइग्रेशन प्रोसेस में होता है, जो कि जो रिफ्यूजी क्राइसिस या फिर इन सब केसेस में फॉलो नहीं होता है। तो इसीलिए हर कंट्री को अपना कल्चरल, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्रिजर्व करने के लिए एंड इकोनॉमिक पैरासिटिज्म जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं रिफ्यूजी क्राइसिस में जो कि
इकोनॉमी को हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर पैरासाइट की तरह बैठ जाते हैं। इन चीज़ों को बंद करने के लिए स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ रखना बहुत ही ज़रूरत है उन लोगों के लिए, जो कि अपना देश को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा उन्नति ना ही कर पाए, लेकिन एटलीस्ट कंज़र्व कर पाए कुछ हद तक। हाँ, ऑब्वियसली उन लोगों को कोशिश डेफ़िनिटली ये करना चाहिए कि कैसे वो लोग लीगल इमिग्रेशन को थोड़ा स्मूथ कर पाएँ एंड उसके थ्रू प्रॉपर टैलेंट लेके आ पाएँ, जो कि एक्चुअल में सोसाइटी एज़ वेल एज़ इकोनॉमी एज़ वेल एज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है सॉफ्ट इन्वेशन का, आई एम प्रिटी श्योर दैट कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल लोग इस चीज़ के बारे में शायद सोच रहे होंगे, या फिर इनके बारे में 2-1 आर्टिकल कहीं न कहीं पे लिखा होगा। मैंने जब तक सर्च किया था सॉफ्ट इन्वेशन के ऊपर, डायरेक्टली पॉलिटिकल एंगल पे उतना सारा कुछ कंटेंट लिखा नहीं गया था। आई एम श्योर दैट दिस इज़ देयर इन सम पीपल्स माइंड, एंड ये बाद में शायद एक कॉन्सेप्ट है कि जो कि और प्रॉपर्ली मार्केट में प्रचारित होगा, क्योंकि जो फेनोमेनन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये घटते हुए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको कोई एक नाम कॉइन करके डाला नहीं गया है। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड क्यों ये वाला सॉफ्ट इन्वेशन कैसे तरीके से लोगों के लाइफ को या फिर एक कंट्री में एक बहुत ही भयंकर डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, इसके ऊपर अगला वाला वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, share, subscribe and comment. On that note, I am going to finish the video. Thank you. Bye.